सुनैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी बहन आपकी बेटी सुनैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जल नायक, ऐलनाबाद से विधायक, हरियाणा नहीं हिंदुस्तान की एक आस और उम्मीद आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाए जी, बहुत ही मेहनती हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान जी, सम्मानित मंच, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नारनौंद हल्के से आए सिसाए की इस पावन पवित्र जगह पे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, हर कोई प्रत्याशी आपके बीच में आके अपने अपनी वोट की डिमांड करेगा और अपनी अपनी पार्टी का बखान करने का काम करेगा। निर्णय आप सबको लेना है। मैं तो आपके बीच में आज फिर से प्रार्थना करती हूँ, गांव-गांव गई थी, आपसे प्रार्थना करके भी आई थी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आप वोट डालने जाओ, वोट डालने से पहले अपनी वोट की कीमत को जानते हुए ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपकी वोट की कदर करे, आपके वोट का सम्मान करे, मान करे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी पार्टियों के इतिहास के बारे में बताने का काम किया है। मैं तो आज आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन बनकर खड़ी हूं। आज मौजूदा जो हालात हैं, आज राजनीति में जितने भी नेता आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वो नेता है जो कुर्सी के लिए अपनी पार्टी हर 5वें साल बदलने का काम करते हैं। एक प्लान में किसी पार्टी के साथ रहेंगे, दूसरे प्लान में आते ही इनकी पार्टियां बदल जाती हैं। जब आप इनसे अपने काम के बारे में पूछते हो तो ये देखते हैं, कहते हैं कि हम तो पहले दूसरी पार्टी की तरफ से थे। उस समय आप इस बात को जरूर जहन में रखें, ध्यान में रखें कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस समय आपकी वोट का इन्होंने कितना सम्मान किया। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 9.5 साल में आप सब लोगों के सामने आपने भुगता है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन को। हर वर्ग ने आंदोलन किया है। 13 महीने तक किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, मास्टरों ने आंदोलन किया, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने आंदोलन किया, सैनिकों ने आंदोलन किया, और तो और हमारे मुखिया, गांव के मुखिया, सरपंचों ने आंदोलन किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में आपने आंदोलन पे आंदोलन देखे, वहीं पे टैक्स लगाने का काम किया। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे। आप दुकान से आज कुछ भी सामान खरीदो, आपके सामान की कीमत लिखने के बाद दुकानदार जीएसटी स्पेशल लिखने लग गया। आज हालात ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को 15-15 लाख का वायदा करके गई थी, आपके घरों में 15 लाख रुपए का तो पता नहीं, पर एक अटैची भर के कागज इकट्ठे करने का काम किया है। कोई किसी तरीके की आईडी बना दी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आप हर चीज की आईडी बना दी, पोर्टल खोल दिए। आज अगर आपसे कोई 15 रुपए उधार मांग ले, अगर गोज में आप हाथ मारो तो 15 रुपए की जगह आइडिया निकलती है, 15 रुपए भी नहीं निकलते। आज इस तरीके के हालात हैं। वहीं आज कांग्रेस पार्टी एक आपके बीच में भ्रम लेके आई हुई है। ये लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिता दो।
कांग्रेस का नुमाइंदा आज आपके बीच में है और हर दिन हर घड़ी आज सोशल मीडिया पे हर आदमी एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। मैं तो आपको बताना चाहती हूं, किसी भी इंसान की इंसानियत का अनुमान हम उसके शब्दों से लगा सकते हैं, हम उसकी बोली से लगा सकते हैं। आज भी मंच के माध्यम से उनकी भाषा शब्दावली पे कोई रोक नहीं है। जो कुछ साल पहले आके जहां आदमपुर हल्के में गादड़ी और बागड़ी की बात करके गए थे, वहीं नारनौंद वालों को भी धमकाने का काम करके गए थे। वहीं आज फिर से उसी भाषा पे उतारू हैं। आज फिर जब एक ने उनसे पूछा कि आपने काम क्या किए, तो फिर उनसे कहने लगे कि क्यों भाई तू बागड़ियों को वोट देगा क्या। ये जो कहते हैं, आज इन्होंने ये बात भी कहां से सीखी है, इस बात का आप खुद अनुमान लगाओ। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता थे राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी के पैर पकड़ के बैठे थे ये जयप्रकाश जी, और राजकुमार सैनी वो नेता रहे जिन्होंने हमारे जात पात धर्म बिरादरी का जहर घोलने का काम किया था पिछली बार। आज वही नेता इनके लिए नेता बन गए और उनके पैर पकड़ के बैठते हैं और उन्हीं की शब्दावली बोलते हुए हमें आपस में बांटने का फिर प्रयास करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये लोग आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा नेता कौन सा है। शैलजा जी कहती हैं कि मैं बड़ी नेता हूं, किरण जी कहती है मैं बड़ी नेता हूं, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि कोई नेता नहीं है, सिर्फ दीपेंद्र ही नेता रह गया कांग्रेस में और सारों का मैं सफाया करके जाऊंगा। और सफाया करके भी आपको पता है ये कहां जाने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि एक गद्दार पार्टी जेजेपी आपके साथ धोखा करके गई है, ये उससे भी बड़े धोखेबाज साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूं, आपके सुख में आपके दुख में 13 महीने तक किसान ने सबको आजमा के देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कोई नेता सच्चा और ईमानदारी से अगर काम करने का मादा रखता है तो आपके बीच में बैठे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। आज हालात ऐसे हैं कि हमें दबंग नेता की जरूरत है। कहते हैं ना, अगर मुकदमा आपको लड़ना है और मुकदमा अगर आपको जीतना है तो सबसे पहला काम वकील मजबूत होना चाहिए, और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला से बड़ा वकील हरियाणा प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। मैं तो आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं। मैं तो फिर आपसे कहती हूं, मेरे सामने ये जो तीन है, इन तीनों को भी इतिहास के पल्ले पलट के देख लेना। तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के गद्दार हैं। आज अगर हमें जरूरत है उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की, तो हमें चश्मे के निशान को मजबूत बनाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंसान के शब्दों से और इंसान की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां, उससे आप उसकी पहचान करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं, आपके मान और सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमेशा आपके सामने गर्दन झुका के काम करूंगी, कभी भी आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल की पीठ के पीछे खड़े होकर सहारा दिया है, तब तब आपकी जन कल्याण की नीतियों को बनाने का काम किया है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इतनी जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं कि आज तक जितनी भी पार्टियां शासन में आई, आज तक उनमें कोई भी अपनी नीति जोड़ने का काम नहीं किया। वही नीतियां हैं आज भी। अगर कोई जोड़ने का काम करेगा तो अभय सिंह जी चौटाला मेरे बीच में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, बुढ़ापा पेंशन, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि जहां पे है, वहीं बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए शुरू करने की इंडियन नेशनल लोकदल के मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी, ताकि जो युवा हमारे नौकरी जब तक नहीं लगेगी उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो मेरी माताएं बहनें सामने बैठी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप हर जगह अपनी रिश्तेदारियों में फोन करके
अपनी बहनों को आपस में बता के कि इस बार अभय सिंह जी चौटाला एक महिला पेंशन भी शुरू करने का काम करेंगे। जो महिलाएं चूल्हा चौका चलाती हैं उनको एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए एक महिला पेंशन शुरू की जाएगी, ताकि वो चूल्हे चौके में अपना आराम से चूल्हा चौका चला सके। ये सारी बातें कहते हुए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगी, एक बार मेरे लिए हाथ खड़े करके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को विश्वास दिलाएं कि नारनौंद हल्का भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करेगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सुनैना चौटाला जी, आपने बड़े ओजस्वी विचार रखे, आशीर्वाद लिया। इससे पहले आज के हमारे मुख्य मेहमान आपको संबोधित करें, मैं गांव वासियों को, स्टेज पर जितने नेता बैठे उनको बताना चाहूंगा, जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल का राज, चाहे 77 में आया, 87 में आया और 2000 में आया, इस गांव का राज आया, इस सारा हरियाणा में एक मैसेज गया, चौधरी देवीलाल का सिसाए गांव है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सिसाए गांव है और भाई अभय सिंह चौटाला का सिसाए गांव है। जब भी इनका राज आया, इतने गांव के विकास के काम हुए। कहीं नाके पे भी ये बता दिया मैं सिसाए का हूं, पुलिस वाला ने भी ये कह दिया जय भाई। यानी 33 केवी सब स्टेशन इस गांव में बनवाने का काम किया, लड़कियों का स्कूल +2 का बनवाने का काम किया, सिसाए से माडे की सड़क ऐसी बनवाई जहां एक बूंद हो जाए तो आदमी भी पैदल नहीं जा सके था। इसी प्रकार हॉस्पिटल का दर्जा बड़ा बनवाने का काम किया, लड़कियों का स्कूल +2 का बनवाने का काम किया, माडा गांव का पक्का रास्ता बनवाने का काम किया। और जब चौधरी मास्टर चंदगी राम जी को डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्कूल का बनवाने का काम किया, जहां ये इसकी पोस्ट है, छोटू राम मल्ला जी को डायरेक्टर बनवाने का काम किया, श्री रामचंद्र मडिया को HPSC का मेंबर बनवाया और फिर चौधरी देवलाल ने चेयरमैन बनवाया। और जो पिछला राज था उसमें तो नौकरी लगने की कलम तारे गांव में थी, नहीं थी के 2 नौकरी मिली तो एक सिसाए को मिली। इसलिए हमारा फर्ज है, धर्म है, हमने भी इनकी पीछे खड़े होके इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप अपना एक एक कीमती वोट ऐनक चश्मे का निशान का बटन दबाकर श्रीमती सुनैना चौटाला को अपने हल्के से, अपने गांव से भारी मतों से विजय दिलवाने का काम करें। भाई अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। अब पिछले ये ठगबंधन हमें ठग ले गए, 5 साल में नौकरी तो दूर, किसी 4th क्लास की भी बदली नहीं हुई, हो तो बताओ। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, आने वाली 25 मई को चश्मे का बटन दबाकर अपनी लोकप्रिय प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलवाने का काम किए। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे सुख दुख के साथी इलाहाबाद से विधायक किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जी से आए और गांव सिसाए और नारनौंद हल्का से आशीर्वाद ले, नौजवानों से सहयोग की अपील करें। उससे पहले भाई फतेह सिंह और धर्मपाल पगड़ी पहनाकर दोनों गांव की तरफ से उनका मान सम्मान स्वागत करने का काम करें। और भाई बलराज जी जो खेड़ी चोपटा से एक सरपंच है, वो संविधान भेंट करेंगे, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो भी चौधरी अभय सिंह को संविधान भेंट करने का काम करें। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसको क्या आवाज बढ़ाएगा, इसकी इधर हो जा। आजकल ये भी जरूरी है, जितना काम ये कर सके वो आप पर हम नहीं कर सकते।
आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष, आपके अपने, आपके सुख दुख के साथी चौधरी सतवीर सिंह सिसाई जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लुहान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पार्टी के सीनियर साथी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य चौधरी राज सिंह मोर जी, हल्का के अध्यक्ष रमेश खानपुर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राममेर जी मलिक, प्रदेश के पार्टी के महासचिव सुनील लांबा जी, किसान सेल के जिला के अध्यक्ष राजीव राजा जी, युवा के जिला के अध्यक्ष विकास शोराण जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मैं सबसे पहले तो बहुत सारे साथी जो मंच पे मेरे साथ बैठे हैं, जिनका आपके लोकसभा क्षेत्र से बड़ा संबंध है, वो सब अपनी अपनी बात आज रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। इसके बाद की मीटिंग उकलाना की है, जहां 1 बजे का समय दिया हुआ है। अगर यहां और ज्यादा समय लग जाएगा तो फिर उस मीटिंग में आए हुए लोगों के सामने दिक्कत आएगी। इसलिए मैं मंच पे बैठे उन लोगों से माफी चाहूंगा और उनके जिम्मेवारी लगाऊंगा कि आपके पास 10 दिन का समय है। आप अगले 10 दिन में लगातार गांव-गांव में जाएं और पार्टी का प्रचार और प्रसार करके अपने उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। मुझे भरोसा है अपने साथियों पे कि अब लगातार 10 दिन लोगों के बीच में रह करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। मान और सम्मान के योग नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे से पहले जितने बोलने वाले वक्ता थे, सबने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज कैसे रहा, कैसे बीजेपी सत्ता में आई, उसके बारे में भी चर्चा करी। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में थी और कांग्रेस सत्ता से इसलिए बाहर हुई थी कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज में भ्रष्टाचार जो है देश की चरम सीमा पे पहुंच गया था। जहां देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा कांग्रेस ने दिया, वहीं दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बदनामी थी कि सबसे भ्रष्ट देश अगर दुनिया का कोई आज है, इसकी आवाज बढ़ा दे भाई। तू बीजेपी का है क्या? तुम तेरे को पैसे दे रखे हैं आवाज बढ़ाने के। कांग्रेस इतनी ज्यादा बदनाम थी कि देश के लोगों ने एक फैसला कर लिया
कि इस कांग्रेस पार्टी को हर हालत में सत्ता से बाहर करेंगे। और साथियों, केवल सत्ता से बाहर नहीं किया, जिस कांग्रेस की कभी देश में तूती बोला करती थी, जिसके 350 से 400 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते थे, उस कांग्रेस पार्टी को केवल 40 मेंबर जिता करके अपोजिशन से भी बाहर करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े वायदे किए थे। अगर मैं एक एक वायदे की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपने स्वयं 10 साल भुगता है भाजपा ने किस तरह से लोगों को बरगला करके सत्ता में आने का काम किया था, और सत्ता में आने के बाद अपने वायदे पूरे करने की बजाय नए नए फरमान जारी किए, जिससे आम आदमी परेशान हो गया, तंग हो गया। आज जो 400 पार की बात करने वाले हैं, आज उनकी हालत इस किस्म की है कि वो 4 जून को सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये भाजपा 400 नहीं तो 200 भी पार नहीं करेगी। हैरानी की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है, एक प्रचार कर रखा है। केवल उसी प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते हैं। वो कांग्रेसी ये नहीं बताते कि हमने 70 वर्ष इस देश को किस तरह से लूटने का काम किया था। वो कांग्रेसी ये नहीं बताते कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बजाय उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रचार एक ही है। जहां कहीं कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, एक ही बात कहेगा, भाजपा को हराने के लिए अब की बार कांग्रेस को वोट दे दो। और उसके साथ चलने वाले 2-4 और होंगे, वो ये कहेंगे कि अब की बार मौका पड़ा है, अब की बार भाजपा को हराने के लिए हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। साथियों, बात तो इकट्ठा होने की करते हैं और मदद भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। कांग्रेस भाजपा को हराने की बात करती है, हराने की बजाय मदद करने में लगी हुई है। आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार भाजपा का कैसे राज चले, भाजपा की ताकत बढ़े, इसके लिए अपनी पार्टी का संगठन भी नहीं बढ़ने दिया था। केवल इसलिए संगठन नहीं बढ़ने दिया कि अगर संगठन खड़ा हो जाएगा तो तेरी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। तू आज जिस कांग्रेस के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए है, उस कांग्रेस से फिर तुम बाहर हो जाएगा। जहां साथियों 10 साल में संगठन खड़ा नहीं होने दिया, वही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इसने ठिकाने लगाने का काम किया है। ये भाजपा के कहने पे, भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने में लगा हुआ है। जहां इन्होंने संगठन नहीं बनाया, वहीं आज फिर कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। आपके सामने है, करनाल के अंदर इस किस्म के हालात थे। करनाल के बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही बात थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी टिकट लेकर के आएगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। और जब मनोहर लाल के नाम का फैसला हो गया तो करनाल के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने एक मन बना लिया, फैसला कर लिया कि मनोहर लाल को अब की बार चुनाव में हर हालत में हराने का काम करेंगे। लोग हराना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा मनोहर लाल खट्टर को जिताना चाहता है। वहां के लोगों की डिमांड थी
कि वीरेंद्र मराठा को अगर टिकट मिल जाएगी तो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हराना आसान हो जाएगा। उस मराठा को टिकट दिलवाने की बजाय मैंने भी यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस की नीयत ठीक है, कांग्रेस एक्चुअल में बीजेपी को हराना चाहती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को करनाल के अंदर वीरेंद्र मराठा को अपना सिंबल दे देना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को सिंबल देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम करेगी। हमारी सोच भाजपा को हराने की है, हमारी सोच इन लुटेरों को सत्ता से बाहर करने की है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक नहीं है, खराब है। वो आज भी जो भी नेता कांग्रेस में थोड़ी सी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, उसको दरकिनार लगाने का काम करता है। साथियों, हर वक्त एक प्रचार है, उस प्रचार को आपने तोड़ना है। इनसे ये पूछो कांग्रेस वालों से कि आज तुम प्रचार इस बात का कर रहे हो कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दो, आप पार्टी को वोट दे दो। ये उस पार्टी, आप पार्टी का समर्थन इन्होंने लिया, उस आप पार्टी के साथ समझौता किया है जिस आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार किया है। एसवाईएल हमारी जीवन रेखा है। एसवाईएल से सब जो सतलुज का जो दरिया है, उस सतलुज दरिया से जब पंजाब हरियाणा अलग अलग दो प्रदेश बने थे, एक फैसला हुआ था। उस वक्त जहां हमारा सीमाओं का बंटवारा किया गया, वहीं साथियों पानी का बंटवारा भी हुआ था। और उस पानी के बंटवारे में यह फैसला हुआ था कि सतलुज के दरिया से 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को देना होगा। जहां चंडीगढ़ का फैसला हुआ था, राजधानी का फैसला हुआ, वहां पानी का फैसला किया गया। उस वक्त के अंदर नहरें बनी हुई नहीं थी, जमीनें एक्वायर करनी थी, थोड़ा समय लग गया था। और उसके बाद उग्रवाद की भेंट चढ़ गया एसवाईएल का मामला। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में जब उनको यह महसूस हुआ कि बातचीत के जरिए पानी नहीं मिलेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 को हमारे हक में फैसला कर दिया। 2016 के अंदर पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी। दोनों मिले हुए थे, दोनों पानी नहीं देना चाहते थे। फैसले में साफ लिखा था प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, कि आप जो मर्जी फोर्स लगाए, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी, उसकी नहर को कंप्लीट करवा करके देने का काम करें। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उस वक्त जो कांग्रेस का था, उसके ऊपर कांग्रेसियों ने प्रेशर नहीं बनाया। हरियाणा के कांग्रेस के लोगों ने जाकर के ये नहीं कहा कि हमारे साथ आप गलत कर रहे हो, बल्कि अमरिंदर सिंह ने वहां एक रेजुलेशन पास कराया कि हमारे पास पानी की जितनी भी ट्रीटी की हुई है वो हम सारी की सारी खत्म करते हैं। मामला दोबारा कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला आपके हक में आ गया। आपके हक में फैसला है। कांग्रेस का और आप पार्टी का आपस में समझौता है। आप पार्टी की केंद्र पंजाब में सरकार है। आपने साथियों सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया और उस सत्र में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, कहा कि एक बूंद पानी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे।
ये केजरीवाल ने भी पंजाब के अंदर जाकर के भाषण देते हुए ये कहा था कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। उन कांग्रेसियों से पूछो कि जो हमारा पानी नहीं दे रहे, आपका उनके साथ समझौता है, इसका मतलब आपकी नीयत भी खराब है। आप भी नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। अगर 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को मिलता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा हिसार जिले को होता है। हिसार जिले को कैसे होगा, ये समझने की जरूरत है। साथियों, हमारे हिस्से में भाखड़े के पानी का जब बंटवारा हुआ था तो 4 जिलों को सरकार की तरफ से उस वक्त फैसला लिया गया था कि 4 जिलों को भाखड़ा का पानी मिलेगा। उसमें कैथल था, हिसार था, फतेहाबाद था, सरसा था। आज जो हमारा भाखड़ा का पानी है वो साउथ हरियाणा को दिया जाता है। हमारे हिस्से के पानी में कटौती की जाती है। अगर सतलुज का पानी आएगा तो सतलुज का पानी साउथ हरियाणा को जाएगा और हमारे हिस्से का जो साउथ हरियाणा को मिलने वाला पानी है वो हमारे यहां पे आएगा। उस पानी से हमें फायदा मिलेगा, हमारी ज्यादा जमीन सिंचित होगी। इन कांग्रेस वालों से पूछो कि क्या आप हमारे साथ इस तरह का भेदभाव करना चाहते हो? क्या आप हरियाणा के किसान को मारना चाहते हो? क्या आप हरियाणा के किसान के पानी को पंजाब से लेकर के आने में मदद और सहयोग नहीं करना चाहते हो? ये आपस में मिले हुए मिलकर के कहीं ना कहीं प्रदेश को, देश को कमजोर करने में लगे हुए। साथियों, जब तक रीजनल पार्टियों में ताकत नहीं आएगी, जब तक रीजनल पार्टियों के नुमाइंदे ज्यादा लोकसभा में चुनाव में जीत करके नहीं जाएंगे, उसका नुकसान प्रदेश के लोगों को होगा। अगर नेशनल पार्टियां ही राज करेगी, अगर नेशनल पार्टियां सत्ता में रहेगी तो फिर मान के चलो अपनी मनमर्जी के फैसले करके स्टेटों के ऊपर थोपने का काम करेगी। अपने आप को मजबूत करने के लिए रीजनल पार्टियों के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जिताने का काम करो। आज आपके सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, साथियों, यहां पे 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हैरानी की बात है, चारों के चारों ये कहते हैं हम चौधरी देवीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उनकी नीतियों पे चलेंगे। और ये कहते हैं कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों बढ़ाई है, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। आप उनसे एक बात पूछ लो, तुम चौधरी देवीलाल की नर्सरी के तो हो, उस पर कोई दो राय नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखी। ये जेजेपी वाले जो है, ये भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ करते थे। ये जयप्रकाश भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सक्रिय सदस्य था। ये बात चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की करते हैं। पार्टियां इनकी सबकी अलग अलग है। इनसे पूछो, अगर तुम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने वाले थे तो फिर चौधरी देवीलाल के द्वारा स्थापित गई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके क्यों भागे? कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया और कोई साथियों अपना नया राजनीतिक दल बना करके लोगों को लूटने में लग गया। आज सबके सब चेहरे आपके सामने हैं। बिना चौधरी देवीलाल के नाम के बिना इन लोगों की नैया पार नहीं हो सकती। अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल के सच्चे सिपाही हो, आप चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर उन तीनों को सबक सिखाओ और सुनैना को एक एक वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करो। भाजपा ने बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आई, एक वायदा पूरा नहीं किया, केवल साथियों झूठ बोलने का काम किया था। जिस कांग्रेस को 70 साल पहले आपने 10 साल पहले नकारा, आपको हैरानी होगी सुन करके दोनों पार्टियां किसानी की बात करती है, लेकिन किसान के लिए जब मैनिफेस्टो लिखा जाता है इनका, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती।
भाषण देते हैं राहुल गांधी, भाषण देते हैं भूपेंद्र हुड्डा, कहते हैं एमएसपी का कानून बना देंगे, कहते हैं किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। उनका मैनिफेस्टो पढ़ करके देखना, कहीं एक शब्द भी किसान के लिए नहीं लिखा कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान को क्या देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने जिसने 3 काले कानून बनाए थे, इनके प्रधानमंत्री ने जब काले कानून वापस लिए तब वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज उनके मैनिफेस्टो में भी कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। ये केवल और केवल किसान के नाम पे राजनीति करके किसान को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। अब किसानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक अपनी ताकत को समझोगे नहीं, तब तक आपका इसी तरह से शोषण होता रहेगा। साथियों, अगर भाजपा को बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाजपा की सरकार सत्ता से जाए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो हाथ खड़े करो मेरे साथ एक बारी कि चाहते हो। अगर तुम चाहते हो भाजपा की सरकार जाए तो फिर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलोगे, इसी तरह शोषण होता रहेगा। इसी तरह से झूठे प्रचार में फंस करके कहीं ना कहीं गुमराह होते रहोगे। सोच बदलने के लिए चौधरी छोटू राम की बात को याद करो। चौधरी छोटू राम कहते थे, ऐ भोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी दुश्मन ना होती तो आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में क्यों लेकर के आते? 10 साल पहले इसीलिए कांग्रेस का सफाया किया था कि कांग्रेस लुटेरों का एक बड़ा गिरोह है, जिसने इस देश को लूटा, देश को बदनाम कराया। फिर भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आए। उन्होंने जो वायदे किए थे, आपने ये मान लिया था पूरे हो जाएंगे। वायदे पूरे करने की बजाय 10 साल परेशान किया। अब भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हो। अब फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हो। ये सोच बदलो, अपनी ताकत बढ़ाओ। और अपनी ताकत तब बढ़ेगी जब साथियों हरियाणा के 10 साल के इतिहास को देखोगे। इस 10 वर्ष के अंदर किस पार्टी ने आपके साथ न्याय कराने में आपके साथ खड़े होने का काम किया? किसी भी वर्ग की बात ले लो, यहां पे अनेक एजिटेशन इन 10 सालों में हुए। और उन 10 सालों के अंदर अगर किसी ने किसी के साथ न्याय कराया, बड़ी भूमिका निभाई, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने निभाई। एसवाईएल की लड़ाई की बात थी, अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। हमने जेल भरो आंदोलन चलाया, हमने पंजाब के रास्ते बंद किए, हरियाणा का उसका हक मिले, इसके लिए पंजाब में जाकर के गिरफ्तारियां दी, जेल काटने का काम किया। वहीं साथियों, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के ऊपर सरकार जुल्म ढा रही थी। वो केवल उनको याद दिला रहे थे, बीजेपी वालों को, कि आपका हमारे साथ वायदा था कि हम आने के बाद आपको परमानेंट करने का काम करेंगे, पक्की जॉब देने का काम करेंगे। आप परमानेंट करने की बजाय हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो। हजारों हजारों की संख्या में आशा वर्कर और आपकी जो आंगनवाड़ी की वर्कर इकट्ठी हुई। उन्होंने अलग अलग जिलों के ऊपर अपने धरने प्रदर्शन किए। हमने जिलों में उनके धरने प्रदर्शनों में शामिल होकर के उनके साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी उनकी। जब वो चंडीगढ़ में गई मांग करने के लिए, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिन्होंने उस प्रदर्शन में उनके साथ शामिल होकर के सरकार को उनका मानदेय बढ़ाने पे मजबूर करने का काम किया था। विधानसभा में उस वक्त उनकी आवाज अगर कोई बना तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनी। साथियों, गेस्ट टीचर जो कांग्रेस ने लगाए थे, जिनको बीजेपी वालों ने पक्का करने की बात कही थी, उस आंदोलन के अंदर जब उन पे लाठियां भाजी जा रही थी, जब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा था,
मैं सारे एमएलए को साथ लेकर के उनके आगे जाकर के खड़ा हो गया था, सरकार को मजबूर किया। जहां बाहर लड़ाई लड़ी वहां हाउस में भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई, सबसे सक्रिय काम किसी ने किया तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। कहां थे ये कांग्रेस वाले? कहां था भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कहां था ये जयप्रकाश, जो आज ये कहता है कि हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों का काम किया। एक जगह एक धरने पे अपनी फोटो दिखा दे कि हमने वहां जाकर के समर्थन दिया, वहां जाकर के उनके बीच में बैठने का काम किया। एक दिन नहीं आए थे, आज हितैषी बनते हैं। अगर सही मायने में उनकी लड़ाई लड़ी, अगर उनकी ताकत बढ़ाई, अगर किसान आंदोलन को किसी ने मजबूत किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। एक समय ऐसा भी था, किसान नेताओं ने जब मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अभय सिंह जी आप अगर मदद करना चाहते हो तो इस्तीफा देकर क्या हो, मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, तुरंत विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया था। साथियों, आज मौका है ऐसे लोगों को सबक देने का। इस लोकसभा के चुनाव में अगर आप सबक सिखाओगे तो विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब अक्टूबर में चुनाव होगा तो प्रदेश में सत्ता में आ जाएगी। आज हालात इस किस्म के हैं, हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होना चाहता है। 10 दिन का समय, 10 दिन दिन रात एक करो, एक एक घर में जाओ, अपने बूथ को मजबूत करो, बूथ को जीतने का काम करो। किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो। साथियों, चुनाव के समीकरण 2 दिन में बदल जाया करते हैं, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। हालात आपके पक्ष में होते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मेरे खिलाफ भी इसी तरह की बातें कांग्रेस और आप पार्टी के लोगों ने कही थी, लेकिन हमने लगातार लोगों के बीच में गए, लोगों के साथ खुल करके चर्चा करी, लोगों से बातचीत करी। आज कुरुक्षेत्र का एक एक मतदाता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपकी पार्टी पे भरोसा करते हैं। लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने साथी आज आप यहां पे आए हो, आज से जाकर के अपने अपने गांव में, अपने अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में, रिश्तेदारों में, भाईचारे में, दोस्त मित्रों में लगातार बातचीत के जरिए पार्टी के साथ जोड़ करके हिसार लोकसभा से सुनैना को जिताने का काम करोगे।